जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान में पेशावर में जो धमाका हुआ था उसका विश्लेषण करते हुए पाकिस्तानी मीडिया डिस्कशन कर रही है आज के समय कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो तालिबान की तरफदारी थी वो आज पाकिस्तान को परेशान कर रही है। क्योंकि एक समय था कि इमरान खान ने तालिबान को इतना तक ऑफर दे दिया था कि तालिबान आगे पाकिस्तान में अपना दफ्तर तक खोल सकता है, क्योंकि ये डिस्कशन पाकिस्तान के मीडिया के बुद्धिजीवी भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज एफएटीएफ का जो हथौड़ा पाकिस्तान के इमरान खान के मुंह पे पड़ा है वो उसका एक नतीजा है, क्योंकि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से अब भी पाकिस्तान को कहीं टच से मस नहीं किया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपने प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों वक्त हम एक क्रिटिकल चौराहे पे बैठे हुए हैं। आपके पास इस वक्त जो एक हथौड़ा जो रखा हुआ है, जैसे स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्रेट्स आप कहते हो, वो एफएटीएफ का है, वो इंटरनेशनल बैंक्स का है, वो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ का है, वो अमेरिका का है। आपने अभी एक इंडिकेटर दिया है, 2 मिलियन वीट ले लिया, गैस ले ली, ये ले ली। दिस हैज़ नॉट गॉन वेल फॉर द वेस्ट। 143 कंट्रीज, क्यों बुखारी साहब कहते हैं 143 उसके अगेंस्ट बोले। हम वहां गए, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक्सप्लेन किया है कि देखो ये मेरी जरूरत है, मेरा ऐसे कोई अभी तो हम उसके ऊपर है ना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में है। मैं यही बात कर रहा हूँ, ये इसी पे मैं आ रहा हूँ। ये अगर हम इंटरनल इस डिस्प्यूट पे इस वक्त लग गए तो आपका पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर जो आप कह रहे हैं व्हाट नेक्स्ट, फिर व्हाट नेक्स्ट सबको पता है व्हाट नेक्स्ट। ठीक है, व्हाट परवेज के बाद आप अच्छा देखिए, पाकिस्तान के वसीतर मफाद में जब माजी में 10-15 साल से जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसमें हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल पावर्स के हमेशा से क्लैश रहे और हुकूमतें कहीं ना किसी स्टेज पे एक दूसरे के साथ डिफरेंसेस रहे। तो अवाम और पाकिस्तान के वसीतर मफाद में, जैसे आपने बताया, हाइब्रिड सिस्टम जो बना उसका ऑब्जेक्टिव बुखारी साहब ने बता दिया। लेकिन उससे आगे इमरान खान से जो उम्मीदें थी कि एक लीडर में जो खूबियां होनी चाहिए, उन खूबियों में इमरान खान बुरी तरह फेल हो गए। वो खूबियां क्या होनी चाहिए? नंबर 1, फोर साइटेडनेस। इमरान खान ने फोर साइटेडनेस नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, जो उनका इकबाल जुर्म है कि मैंने 3.5 साल बाद मुझे अब पता चला कि ये काम मुझे पहले करने चाहिए थे। तो फोर साइटेडनेस नहीं थी। क्लैरिटी ऑफ माइंड दूसरी खूबी होती है किसी भी पॉलिटिकल लीडर में। इमरान खान में अल्हम्दुलिल्लाह वो भी नहीं आई, क्योंकि 3.5 साल में आपने देखा कि जितने के यूटर्न उन्होंने लिए वो भी कमाल के थे। तीसरी खूबी होती है यूटर्न लेना गुनाह है। एक सेकंड ना, मैं गुनाह स्वाब भी आपको यूटर्न लेना गुनाह, एक सेकंड ना, मुझे बात मुकम्मल होना चाहिए। एब्सोल्युटली गुनाह है यूटर्न की बात। मेरा ख्याल है कि आप मेरी बारे में बात जब अगला सिस्टम क्या बात होगा कर वो भी मैं आ जाता हूं। जल्दी करें, टाइम तो तीसरी है सर मैंने मैथमेटिक्स सवाल एक आपको बताया है। टाइमली डिसीजन मेकिंग। एक खान मिनट साहब दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह कोई फैसला टाइम पे नहीं कर सकते। तो ये फेलियर हो गया। जो अब आने वाला सिस्टम है, मेरी नाकिस राय के मुताबिक प्योर पॉलिटिकल जमहूरी सिस्टम होगा और उसी के तहत मुल्क आगे बढ़ेगा और इसी में मुल्क ये जमहूरी इंसानी जानें इसमें ज़ाया हुई हैं, उनका कोई कसूर नहीं था। जो भी जहाँ से भी आए, अब हमें प्राइम मिनिस्टर साहब बता रहे हैं कि मुझे पता है दहशतगर्द कहाँ से आए थे। शेख रशीद साहब जो वज़ीर दाखिला हैं वो फरमाते हैं कि जनाब हम उन तक पहुँच जाएंगे, हमने उनको पहचान लिया है कि वो कौन है। मैं दुआ करता हूँ कि वो दोनों प्राइम मिनिस्टर साहब भी और वज़ीर दाखिला भी अपने बयान पर कायम रहें और कौम को एतमाद में लें कि ये कौन लोग हैं जिनकी इतनी पेनिट्रेशन है कि वो एक इतने रशी इलाके में जो किस्सा खानी बाज़ार है उसकी एक इमाम बारगाह में पहुंच जाते हैं। उनको कोई चेक करने वाला नहीं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। कहाँ है वो जो फूल प्रूफ सिस्टम की हम बात करते थे? कहाँ है वो जो हम उसको बहुत ही काबिल रश्क सूबा करार देते थे, जहाँ कहते थे कि कुछ होता नहीं है? एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि फवाद चौधरी साहब जो ढंढोरा पीटने की कोशिश कर रहे हैं कि जी दुश्मन जो है वो यहाँ के मकामी लोगों को अपना हथियार बना लेता है। भाई वो कौन लोग हैं भाई जो हथियार बनते हैं? कौन लोग हैं जो ये हथियार मुहैया करते हैं? कुछ तो इस कौम को बता दें खुदा के लिए। एक तरफ आप कहते हैं कि जनाब ये जंग जो है वो सारी गलत थी, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जी तालिबान के दफ्तर यहाँ खोलने चाहिए, तीसरी तरफ आप कहते हैं जी मुझे तालिबान खान ना कहें। तो फिर क्या कहेंगे? आप क्या कर रहे हैं? ये आपकी परफॉर्मेंस है क्या? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मेरी गुजारिश है वो ये
कि इक़वाम मुत्तहिदा ने भी अब मुतालबा कर दिया है कि खुदा के वास्ते ये जो मुलजमान हैं जिसको आप कह रहे हैं कि हमने शनाख्त कर लिया, हमने पहचान लिया, हम उन तक पहुँच गए हैं, उनको कटहरे में लाएं ताकि लोगों को और दुनिया को पता चले कि ये कौन लोग हैं, कहाँ इनके स्लीपर सेल्स हैं, कौन इनके जो है वो फैसिलिटेटर्स हैं। ये बात अगर आप आवाम को नहीं बताएंगे तो आपकी जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल हर रोज़ आपके हाथ से निकल रही है, वो उन तबाह कुन यानी मकाम पर पहुंचने वाली है जहां फिर कुछ भी आपके बस का नहीं रहेगा। इसका तदारक फिल फौर जरूर। ये जो आपने बात की है, मैं इसको आगे यहीं से लेके जाऊंगा। आप पे FAT की हम बात करेंगे भी कि आप पे जो एस्पर्शंस हैं कि आप काउंटर टेररिज्म पे आप इतना काम नहीं कर रहे जितना आपको करना चाहिए। आपने कहा कि जी इंटीरियर मिनिस्टर ने स्प्लेंडेड जॉब, वेल इट इज़ अ स्प्लेंडेड जॉब। ये जो बताया कि खोरासान का कोई सेल है इस्लामिक स्टेट का, उसका कोई ऑपरेटिव है जिसने ये अटैक किए, तो उन्होंने क्लेम भी कर लिया ना? क्लेम भी चले कर दिया है। They have द claimed it. क्वेश्चन इज फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरी इंटेलिजेंस कहाँ है, उसको पहले क्यों नहीं उसने ढूंढा? बाद में तो हम ढूंढ लेंगे, बाद तो आपके पास क्लूज मिल जाएंगे, लेकिन हमने हमारी इंटेलिजेंस कहाँ? हमारा एक मैं इस पे मैं बड़ा स्ट्रांगली कहूँगा कि ये जो हम लिख देते हैं अटैक ऑन शिया मॉस्क और दिस एंड दैट, हमें अपने अंदर एज अ मुस्लिम कम्युनिटी एक यूनिटी दिखानी है। इट डजंट मैटर कि सुन्नी मॉस्क है, शिया मॉस्क है, मॉस्क इज अ मॉस्क। हमने मॉस्क पे बात करनी है, अल्लाह का घर है जहाँ अल्लाह का जहाँ घर करना है। हराम हाँ है। जी, तो हमें ये नहीं देना चाहिए तासुर कि हाँ जी उसकी मस्जिद है, उसकी ये मुसलमानों की मस्जिद है, और इसके अंदर हमें इस लाइन से लेना है। हमें दुनिया को भी बताना है हम यूनाइटेड हैं, वी आर नॉट सेक्टेरियन। ये तकसीम सिर्फ हमदर्दियां डिवाइड करने के लिए कर ली व्हाट जाती अ है। ब्यूटीफुल वर्ड यू यूज्ड। ये डिविजन्स क्रिएट करती है हमारे अंदर, इस पे हमने काम करना है। दूसरा, हर मस्जिद के अंदर पाकिस्तान में आपने सिक्योरिटी इकदामात को उसी अलर्ट रेड लेवल पे रखना है जहां आपने पहले इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। आप नहीं करेंगे, उनको कहीं मौका मिलेगा। एंड रिमेंबर वन थिंग, ही विल टेल यू एज वेल, जावेद, गुरिल्ला वॉरफेयर इज फार मोर डेंजरस देन कन्वेंशनल वॉरफेयर। तो हमें इसके लिए भी तैयार हो। अच्छा, मैंने तो सुना ये था कि जब मुल्कों में सानहे होते हैं तो कौमें इकट्ठी हो जाती हैं। तो मुझे याद है जब आर्मी पब्लिक स्कूल वाला वाक़या हुआ तो हमारी कौम इकट्ठी हुई, और उस वक़्त मैं समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक प्लेटफॉर्म पे आईं और नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया और उस पर अमल दरामद शुरू हो गया। अब आप ये देखें कि इतना बड़ा सान्या हुआ है कि आज हमारी सियासत और हमारे लोग और हमारे डिसीजन मेकर कर क्या रहे हैं? जो आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जो आज हम उनसे डिमांड कर रहे हैं, क्या हमारे फैसला करने वाले लोग आया वही सोच रहे हैं या सिर्फ आज भी वो सियासत ही कर रहे हैं? ये है बदकिस्मती इसकी। साने हो जाते हैं, जिनके घर उजड़ जाते हैं, हम उनसे स्वाय हमदर्दी के अल्फाज के अलावा कुछ नहीं करते। आज भी हमारे सियासतदानों की, हमारी हुकूमतों की, चाहे कोई भी है, तरजीहात कुछ और हैं। केपी की हुकूमत जिसकी आपने जिक्र किया, 9 साल से हुकूमत है, मैं समझता हूं इसमें सबसे बड़ी कसूरवार हमें कह देना चाहिए केपी की हुकूमत है। क्यों? इसलिए कि ग्राउंड लेवल की सिक्योरिटी को मेंटेन करना उनकी सबसे बड़ी तरजीहात होनी चाहिए थी। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब अगस्त में आ गए थे, आपको पता था कि आपके टीटीपी के साथ तमाम मामलात खत्म हो गए और उन्होंने आपको थ्रेट भी दे दिया था, और यार उसके बावजूद आप सबसे सेंसिटिव एरिया में मौजूद हैं, आपने अपनी सिक्योरिटी इनहेंस क्यों नहीं की? आपने इंटेलिजेंस फेलियर का तो बता दिया, अच्छी बात है, इंटेलिजेंस वाले को काम करना चाहिए, लेकिन इंटेलिजेंस वाले भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि उनको हर चीज की पता होगी। ठीक है, लेकिन बुखारी साहब देखें, ग्राउंड पे आपकी एफसी मौजूद है, ग्राउंड पे आपकी पुलिस मौजूद है, आपकी सीटीडी मौजूद है, आपके बेतहाशा टेंटिकल भी मौजूद है। एक जुमले की सिर्फ इजाजत दें, वो ये कि हमें ये बताया जाता है कि 35 से 40 साल की उम्र के लोग जो हैं वो टेररिस्ट दाखिल हो गए हैं। खाकी रंग के कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं, एक की खचखची दाढ़ी है, दूसरे के बाल घुंघराले हैं, और खुदा के लिए इन्फॉर्मेशन आपके पास, बुखारी साहब, ये एडवाइजरी क्या एडवाइजरी है? आपको हम सबको पता है कि जब हम 2008 में इस जंग में गए थे जिसमें हमने 70-80 हजार जानें दी हैं, आपको पता है कि हर लेवल पे हमने सिक्योरिटी एनहांस की थी और हर चीज एलिमिनेट कर दी थी। ठीक है, आज ये सिर्फ मैं समझता हूं ये जो गफलत है हमारी ग्राउंड लेवल पे जो फोर्सेस है उनकी वजह से। बहरहाल ये है कि जैसा मेरे इल्म में है कि 2014 से 2018 तक आईबी जो थी
उसने बहुत सब काम और छोड़ दिए थे। आईबी इन लोगों के पीछे थी और आईबी को वो चीज़ें प्रोवाइड की गई थी जिनसे इन लोगों को ढूंढने में आसानी रहे। आई थिंक उसके आफ्ताब सुल्तान थे, उसके IB आफ्ताब के सुल्तान। अफसर। और ये हमारी खुशकिस्मती इस हवाले से है कि उस वक्त जो पंजाब के IG के जो सरबराह थे IB के, वो पंजाब के अब IG हैं। मैं पंजाब के IG से ये इस बात की तवक्को करता हूँ कि जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस है, नो हाउ है, उसको इस्तेमाल आज से करें। आज उनके पास 2 रोल हैं, एक IG पंजाब भी हैं और IB में वो बतौर सरबराह रहे पंजाब में उस वक्त जब आप इनको ट्रैक डाउन कर रहे थे। तो दोस्तों देखा आपने कैसे पाकिस्तानी मीडिया अब पेशावर में जो तालिबानियों और जिहादियों ने तांडव किया है उस पे कैसे परेशान होकर पाकिस्तानी मीडिया की अब जलने लगी है और इमरान खान को ही गालियां निकालने लग गए हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।